हेलो, आज हम लोग क्लास 9th का पेपर 4 इसको सॉल्व करेंगे एफटीआरई का। ठीक है, 24 दिसंबर का। ठीक है, तो इस पेपर में हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में कितने पार्ट्स हैं। तो इसमें कितने पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं? 3 सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। पहला सेक्शन है फिजिक्स ओलंपियाड, दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री ओलंपियाड और तीसरा सेक्शन है मैथ्स ओलंपियाड। ठीक है, तो 9th में हमें ये 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं। सही करने पे हमें +1 मिलेगा, गलत करने पे हमें -1 मार्क्स मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला पार्ट है फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स ओलंपियाड के इसमें क्वेश्चंस का पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन उसका जीरो होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक्सेलेरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि किसी भी चीज़ का, कांस्टेंट चीज़ का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो ही आ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आता है डेफिनेटली। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट नहीं करता है? मास ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड अगर देखेंगे विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन कैपिटल GM, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है, लेकिन सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। द मेटल बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस बाई द वुडन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता ही नहीं है टाइम पीरियड। ठीक, ऑसिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूला, तो विच इज़ इक्वल टू L/G, यानी कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता, लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। द अर्थ लॉसेस इज ग्रेविटी व्हेन फॉर ए बॉडी। ठीक है, तो अगर अर्थ अपनी ग्रेविटी को लॉस कर देगी तो क्या हो जाएगा? यानी कि जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वेट होता है mg, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन हमारा मास थोड़ी जीरो हो जाएगा, हमारी बॉडी डिसअपियर नहीं हो जाएगी। तो यानी कि वेट बिकम जीरो बट नॉट मास। ठीक, हम अपने आप को ज़ीरो वेट का फील करने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसी जैसी हवा में हम उड़ रहे हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट हाइट अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका फॉर्मूला होता है कि ग्रेविटी जो होती है वो 1+h+1/r का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर क्या करेंगे? रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देंगे। ठीक है, हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, पर हमको जो ग्रेविटी है कितनी हो जाएगी? पहले से अगर हाफ हो जाए तो ये जी है, ये हाफ हो जाएगी। तो ये वैल्यू रख के हम जब एच की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 2650 किलोमीटर आ जाएगी इस फॉर्मूले से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस 37 kg वेट को स्प्रिंग बैलेंस अगर देख रहा है तो डेफिनेटली उसी को ही वो मेज़र कर रहा होगा, तो उसके अंदर टेंशन भी उतना ही लग रहा होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एटमॉस्फियर इज हेल्ड बाय द अर्थ इज ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ही हमारी एयर यहाँ पे रुकी हुई है, नहीं तो मून की तरीके से यहाँ पे भी एटमॉस्फियर नहीं रहता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। क्वेश्चन नंबर 7, द एटमॉस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, यानी कि सम ऑफ द मासेस नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस तो होता है प्रोडक्ट, लेकिन सम ऑफ द मासेस नहीं होता है। ठीक है, 8A कौन सा गलत का? ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या रहेगा? √7 + 4√3, √7 - 4√3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग फिर से वापस रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ये हमको क्या नज़र आ रहा है? 2 + √3 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये भी हमें क्या नज़र आ रहा है? 2 - √3 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, और √3 और √3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, a-5 का होल स्क्वायर। तो ये कह रहा है अगर ये b+5 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ करता गया है और हमें पूछा गया है a + b + c + d की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या देख रहे हैं? a-5 का होल स्क्वायर, ये कोई एक टर्म है। मान लो a की कोई भी वैल्यू होती और उस अगर a नेगेटिव भी होता तो भी उसका स्क्वायर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन सब का सम, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम ज़ीरो हो जाए। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम ज़ीरो हो जाए? नहीं, कभी भी ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता इसमें कोई भी टर्म। तो सारी
पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम जीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है ये जब ये सारी वैल्यूज़ ही जीरो 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 हों। तो ये सारी वैल्यूज़ ही इक्वल टू क्या होंगी, जीरो होंगी, तभी इसका सम जीरो हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम वैसे कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि a माइनस फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। तो सेम एज इट इज़ b की वैल्यू -5, सेम एज इट इज़ c की वैल्यू d हो जाएगी और d की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 4। तो 10th का ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। यहाँ 8 प्लस 1/8, इसको हमने मान लिया a, इसको मान लिया फिर a, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, माइनस ये मान लिया b और ये भी मान लिया b। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी a प्लस बी ए माइनस बी। जैसे हम ये रखेंगे तो ये क्या देख रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये 2 टाइम्स ऑफ 8 आ रहा है और ये 2 टाइम्स ऑफ 1/444 आ रहा है। इसको हमने सॉल्व करा तो विच इज़ वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू इज़ 8। तो ऑप्शन क्या आ रहा है 11 का, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए। यहाँ पे हमें कोई दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराए गए हैं। तो परपेंडिकुलर जब गिरा दिए हैं तो उसका जो एक सेंटर है OD, OD इज इक्वल टू दिया गया है B, और OE दिया गया है हमारा C, और OF दिया गया है हमारा A। तो अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाएं OBA, इसका हम लोग एरिया निकालें तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एक्स। अगर हम साइड मान लें x है सपोज दैट, तो इस तरह हमारे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों का हमने एरिया निकाल लिया, हाफ AX, हाफ BX एंड हाफ CX। तीनों एरिया अगर हम सम करेंगे तो ये तीनों एरिया बन के क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ये तीनों एरिया का सम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू ABC के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा इनिशियली जो एरिया है वो हाफ BX, हाफ AX, हाफ CX था। अब हम क्या करें, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे केवल बस पुट कर दिया है। ठीक है, और एक्स को एलिमिनेट कर दिया। तो एक्स को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। ये 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। ये है केमिस्ट्री। आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज अमॉन्ग द फॉलोइंग। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। डाइजेशन भी केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन भी केमिकल है, बर्निंग ऑफ वैक्स भी। अगर हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोलते तो ये हमारा फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज है, पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच इज नॉट रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे तो Na प्लस के होते हैं 10, Al3 प्लस के होते हैं 10, Mg2 प्लस के 10 10। ठीक है, इसी तरह P3 माइनस के 18, Ar का भी 18 आर्गन का। इसमें देखते हैं 10 और 9, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आ रहे हैं, दिस इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। तो ये हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 को हम लोग देखेंगे। 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं जिनके परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालनी है। ठीक है, इनका वेट है 14। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज पहले का मान लेते हैं x, दूसरे का हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट पहले का, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन पहले का वेट हमारा है 15, वेट हमारा है 15, एटॉमिक मास 15 है, दूसरे का एटॉमिक मास कितना है 11 है, 11 इंटू परसेंटेज अपॉन 100। इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 75। तो दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, एक की 75 है, दूसरे वाले की डेफिनेटली 25 आ जाएगी। तो ऑप्शंस क्या होगा, 25 75%। ठीक है, 75 यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाए। परसेंटेज 25 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हो गया 25 अपॉन टोटल सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूशन हो गया 75 का, तो 25 अपॉन 75 यानी कि 33.33%। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
व्हेन ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट एडेड टू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड, इनमें से कौन सा है जिसका डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, तो ब्लड एक ऐसा होता है जिसका डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, बाकी सब में क्या है सॉलिड, इसमें क्या है सॉलिड गैस, इसमें गैस सॉलिड, और इस पर भी सॉलिड और गैस, पेंट में भी क्या है वही सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। 20 में देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है, तो हम देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इन्वर्स करके लिखेंगे। वॉल्यूम पहले से कितना कम कर दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है, तो प्रेशर पे कितना फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर पहले से अगर वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे आप किसी गुब्बारे को दबाएंगे उसका वॉल्यूम कम करेंगे तो उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH गिव AlOH3, ऐसा नहीं होता, ये बनाती है NaAlO2, ये जुड़ जाती है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एल्युमिनियम कार्बोनेट, कितना कितना परसेंटेज होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 22 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करा हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं क्या मिलेगा हमें, Al2CO3 को हमने देखा, तो इसमें 2 एल्युमिनियम है, 3 कार्बन है, 9 ऑक्सीजन है, तो इन सब का हमने मास निकाल लिया वेट रख के, तो कितना आ गया 234। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, और टोटल मास कितना था 234 इंटू 100 कितना आ जा रहा है 15.38% हमारा आंसर आ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 22 का ऑप्शन, 22 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे दिया गया 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीटेड विद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है कार्बन का ही कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या करा गया है, रिएक्ट कराया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है 1.5 लीटर में कितना होगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट क्या बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO, ठीक है। तो एक मोल के लिए होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर किसके लिए है 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल होता है 44.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 2 लीटर कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस पर हमें कितना दिया गया, वॉल्यूम ऑफ गैसेस 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये किस रेशियो में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2 के रेशियो में आ रहा है, ये 1 लीटर है तो ये 2 लीटर है, तो 1:2 के रेशियो में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड 1.5 लीटर और 0.5 लीटर, तो कार्बन ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1.5 को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1:2 के, तो एक हो जाएगा 0.5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 1 लीटर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह वो दोनों मिलके 1.5 लीटर बनाएंगे। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 1 लीटर में कितने होंगे, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 22.4 से हम डिवाइड कर दें, 1/22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो आ गया हमारा मोल्स, तो 1/22.4 आ गया इसका आंसर सी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ हीलियम, ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के, ठीक है। तो डिफ्यूज़न ऑफ हीलियम He, डिफ्यूज़न ऑफ मीथेन CH4, तो हीलियम का मीथेन का वेट हो जाता है 12 + 4 = 16 और हीलियम का हो जाएगा मास 4, तो दोनों का अंडर रूट ले लिया, क्या आ गया 2:1 यानी कि 2, तो ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अब आ जाता है थर्ड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं थर्ड सेक्शन में, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आर कोलीनियर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पी, तो कोलीनियर का फॉर्मूला होता है x1 y2 - y1, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें और सिंपल p की वैल्यू निकाल दें विच इज़ इक्वल टू -1, तो 25 की आ जाएगा आंसर a -1, ठीक है। आप 26 में देख सकते हैं डिग्री मेजर विच ऑफ द 3 एंगल्स, ठीक है। हमें क्या दिया गया है 3 एंगल्स दिए गए हैं, ट्राइंगल्स विच इज इंटीजर, किस रेशियो में,
ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा कुड नॉट बी द रेशियो ऑफ दियर मेजर्स, कौन सा इंटीजर नहीं होगा। तो हमने सारे ऑप्शंस रख के देखे, तो हमने इसको मान लिया 6x 7x 8x, इसको सॉल्व करा विच इज़ इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो x की वैल्यू आ रही है 60/7, तो ये इंटीजर नहीं है, तो यानी कि वो बताना है कौन सा इंटीजर नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी सब आप देखेंगे इंटीजर में आ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। x की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को डायरेक्ट इसके अंदर क्या कर दें, पुट कर दें, ठीक है, और वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व कर दें। अभी देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, जब वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी और ऑप्शन 10 आ जाएगा। तो देख लेते हैं 27 में कैसे करा गया है। तो 27 में हमने क्या करा है, 4x³ + 3x² ये है, और इसके अंदर ये x की वैल्यू इसके अंदर क्या करी गई है, पुट कर दी गई है, ठीक है, हमने पुट कर दिया। तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, नीचे भी स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर इज क्यूब कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8, और a + b का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर का, यहाँ पे a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक। ये वैल्यू, ये टर्म तो ऐसी की ऐसी हो जाएगा और ये टर्म भी ऐसी की ऐसी रहेगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम नॉर्मली सिंपली क्या करते गए, सॉल्व करते गए, सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, सारी वैल्यूज़ ऐड अप होती चली जाएंगी और सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक, बिल्कुल सिंपल है, करते करते चले जाएंगे। दिस इज़ 20/2 इज़ 10, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा सही, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, देखने में बस लग रहा था, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे और सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। ऐसा पॉइंट बताना है वाई एक्सिस पे जो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, चाहे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x हमेशा 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे पता करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो y = -3। बस एक ही पॉइंट यहाँ ध्यान देने की जरूरत थी कि x = 0, क्योंकि y एक्सिस पे पता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29, AD, BE, CF आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट BE एंड CF, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। तो 29 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमको एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं AB + AC > BC होगा। हम दोनों तो को 2 से डिवाइड कर दें, अभी भी देखेंगे तो ये इसके बराबर है। जब हमने इसमें CF और ये B ऐड कर दिया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ BC, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी अभी भी ग्रेटर देन है, हैंस CF + B अभी भी बड़ा होगा BC से, तो CF कितना होगा, विच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ BC। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 29 का डी, ठीक है, 29 का डी 3/2 BC। 30 पे आ जाते हैं, x = 5 + 2 √6, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x इज, क्या होगा, ठीक है। तो इस 30 को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 की वैल्यू है, x की वैल्यू है 5 + 2 √6, ठीक है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखें, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, 5 + 2 √6 को हम दूसरी तरीके से अगर देखें तो √2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई √3 + √2 का होल स्क्वायर, तो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 + √3 हो जाएगी। तो 1/√x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 + √3। अब हम इसको क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज करने पे क्या मिल जाती है, √3 - √2। हमें वैल्यू पता करनी थी √x + 1/√x की, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दें, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2√3 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था 30 का बी। 31 में आ जाते हैं। 31, G इज़ सेंट्रोइड ऑफ एनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, या मतलब काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी अगर ट्राइंगल है जिसका सेंट्रोइड होता है, मान लीजिए सेंट्रोइड ओरिजिन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 / 3 इज इक्वल टू 0, y1 + y2 + y3 / 3 इज इक्वल टू 0। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, लेकिन विच इज़ इक्वल टू xy ना होके क्या हो गए, 0 0, हमने ओरिजिन पे मान लिए, तो x1 x2 x3 0, y1 y2 y3 0, दोनों तरफ हमने क्या करा, इनको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने पे हमें वैल्यू मिल गई ये, और स्क्वायर करने पे वैल्यू मिल गई ये, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, a² b² c² को अगर हम लोग देखें,
ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से फिर से हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाया, डिस्टेंस लगा के फिर हमने इसको सॉल्व करा, तो ये हमको फिर पूरा हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, रीअरेंज कर दिया इनको, और रीअरेंज करने के बाद वैल्यू देखी तो वैल्यू आ गई ये। और इसी तरह हमने अब जो हमारा सेंट्रॉइड की वैल्यू आई थी, इसको सेंट्रॉइड की वैल्यू को भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूले से लगा के देखें। तो सेंट्रॉइड में यहाँ पे ऑप्शंस को हमें क्या करना है, चेक करना था। तो इस चेक करने पे हमने देखा ये लगाया, अब इसकी भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाया तो ये वैल्यू ये आ गई। ये इस क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन अब आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर दिया, किसी ने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर रखा है। तो अलग अलग तरीके से आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही है। 32 में देख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, ठीक है। एंड गिवन ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी, द ऑर्थो सेंटर ऑफ बी ओ सी क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 32 है ना। 32 में हम लोग देखते हैं, 32 अगर हम देखते हैं, एक हमारा ट्राइंगल है जिसकी हम परपेंडिकुलर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एक वर्टिसेस से दूसरी साइड पे अगर परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए, जिस पॉइंट पे भी वो मैच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो इसका हमने जब गिराया तो एक ये ऑर्थो सेंटर हमारा ओ मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है हमें ओ बी सी, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इस ट्राइंगल का। ए बी सी का ट्राइंगल का तो हमें ओ मिल गया। अब पूछ रहा है ओ बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो ओ बी सी का हम क्या जानते हैं, एक साइड से किसी दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, यानी कि एक हमारी साइड ओ बी ओ है, इस पे हम सी से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। अब इस वर्टिसेस से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पे देखने मीट कर रहा है, और इस ओ से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पे मीट कर रहा है। तो अब क्या है कि ये तीनों लाइनें जहाँ पे भी मैच कर जाएंगी वहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो अब हमने इन लाइन, ये मीट कर रहे थे, इस लाइन को पीछे करा, इस लाइन को और पीछे करा, और इस लाइन को भी पीछे करा, तो देखा ये एक पॉइंट यहाँ पे तीनों मैच कर रहे हैं। तो ये जो मैच कर रहे हैं ये पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, ए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे ऑर्थो सेंटर भी होगा, ओ बी सी का भी वही ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमारे ओ बी सी का भी ऑर्थो सेंटर होगा। तो 32 का क्या हो गया, 32 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वही जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमको यहाँ बी में भी दे रखे हैं। 33 में यहाँ पे हमको एक दिया गया ट्राइंगल जिसका ए बी ये सब हमको साइड्स दिए गए, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया गया, हमें MSC बताना है कि ये कितना होगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया गया है, एंगल ए दिया गया है 100 डिग्री, एंगल बी दिया गया है 50, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया गया है, तो ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। अब कह रहा है बी से हम एक, यहाँ पे हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी जो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, AM इज इक्वल टू MC। अब कह रहा है हमने H को M से मिला दिया, तो मुझे ये एंगल बताइए कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये तो इक्वल है। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड भी इस साइड की क्या होगी, रेशियो में बराबर होगी, ठीक है। ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कंपेयर कर लें तो हम क्या दे रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहे हैं, इक्विलेटरली मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो रहे हैं। तो ये साइड कॉमन है, ये साइड बराबर है, तो ये एंगल भी ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अगर 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 होगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इन सबको प्रोडक्ट कर दें और बताएं कि कितने जीरो आ रहे हैं तो वो हमें बताना है। तो थोड़ा सा हम ज़ीरो वाले से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें, 5 × 10 यानी कि 50, 40 × 50 इज़ 2000, इस नंबर को छोड़ दें, 125 × 80 इज़ 10,000। तो सारे नंबर कितने हो गए, एक जीरो यहाँ मिला, 3 जीरो यहाँ मिले, 4 जीरो यहाँ मिले। तो नंबर ऑफ़ जीरोस हमें बताने काउंट करके कितने होंगे, ठीक है।
तो 1 3 एंड 4 अगर इन सबका प्रोडक्ट हो रहा है तो दिस इज 1 3 4। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड कितने जीरो मिल जाएंगे हमें, 8 जीरो मिल जाएंगे। 34 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।